देश का भविष्य यानी आज के बच्चे। जी हाँ, बच्चों के भविष्य का निर्माण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनकी बेहतर शिक्षा और उनकी बेहतर परवरिश की जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, शिक्षा की जिम्मेदारी जहां शिक्षा मंत्रालय इस वक्त देश में संभाल रहा है, वहीं सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज उत्तराखंड में सीबीएसई अपनी बेहतर शिक्षा नीति और अपने अलग कार्यप्रणाली के लिए जानी जाती है। जी हाँ, उत्तराखंड में देहरादून में जिम्मेदारी है एक ऐसी शख्सियत के कंधों पर जो अपनी अलग सोच, अपनी अलग कार्यप्रणाली और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर रणबीर सिंह की। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र के कोरवा में जन्मे रणबीर सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है। यही नहीं, सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर रणबीर सिंह वो शख्सियत हैं जो हमेशा से ही अपनी समाज सेवा, अपने संवाद, अपने कुशल व्यवहार और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। तो आज जय भारत टीवी के स्टूडियो में आए हैं सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर रणबीर सिंह। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में और जानते हैं कि सीबीएसई आगे आने वाले समय में किस तरीके से कार्य कर रही है और कोरोना काल की चुनौतियों में सीबीएसई किस प्रकार से काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। कहते हैं देश का भविष्य उनके बच्चों पर निर्भर होता है और ऐसे में शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसी एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त देश में निभा रहा है सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हां, सीबीएसई अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सीबीएसई कोरोना काल में बच्चों के भविष्य के लिए जो है बेहतरीन कार्य कर रहा है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा तो दी ही जा रही है, साथ ही सीबीएसई हर स्तर पर इस कोरोना के दौर में एक नई नई योजना बनाकर बच्चों को जो है एक बेहतर शिक्षा का माहौल भी दे रहा है, साथ ही उनके इस मुश्किल दौर में मदद भी कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर रणबीर सिंह। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कोरोना के इस मुश्किल दौर में किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड कार्य कर रहा है और आगे उनकी क्या योजना है, साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर रणबीर सिंह का जय भारत टीवी में। स्वागत है सर आपको बहुत। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जय भारत टीवी को पूरे उत्तराखंड की देवभूमि के लोगों की तरफ से भी और खुद की तरफ से भी धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि समय समय पर आप जब भी कोई कठिन समय हो या कभी भी कोई समाज को ज़रूरत है किसी दिशा की, किसी संदेश की या किसी सहयोग की, तो आप सबसे पहले उपस्थित होते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर, चूँकि मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ, इस देवभूमि का रहने वाला हूँ और गांव से मूलतः गांव से पढ़ाई लिखाई करके कक्षा 8वीं तक की गांव से पढ़ के निकला हूँ। फिर टाउन में आया, फिर देहरादून से पढ़ाई लिखाई करी, फिर आज चौथा डिपार्टमेंट देखते हुए मैं शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करी। तो आज सीबीएसई को मुझे देखने को मिला। सन 2002 में मैं सीबीएसई में आया था, इलाहाबाद था, फिर दिल्ली गया, फिर देहरादून आया, फिर वापस दिल्ली गया। इस सारी यात्रा में और पिछले 5 साल का देहरादून का जो मेरा अपना एक अनुभव है, उससे मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं विद्यालयी शिक्षा में। विद्यालयी शिक्षा अगर मजबूत है तो हमारा आगे का सफर भी निश्चित मजबूत होगा। जी रणबीर जी, विद्यालयी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो एक बेहद मुश्किल दौर जिसे माना जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि स्कूलों के खुलने की बात, लेकिन एक बार फिर जो है स्कूलों को कई राज्यों में बंद किया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सीबीएसई के समक्ष वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे आप इस वक्त जो है जिनसे जूझ रहे हैं? और बड़ा सवाल ये कि छात्रों के लिए ये दौर बेहद मुश्किल है क्योंकि एक नया जरिया निकाला गया, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दी जा रही हैं। ऐसे में सीबीएसई के समक्ष ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं और आगे किस तरीके से कार्य जो है सीबीएसई कर रही है इस वक्त? सीबीएसई अपने आप में एक भारत सरकार का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालयी शिक्षा का बोर्ड है जी। और हमारे पास टोटल 16 रीजनल ऑफिसर्स हैं और 25,000 से अधिक विद्यालय हैं। हमारे पास करोड़ों
बच्चे, पेरेंट्स, हम सब लोगों से जुड़े रहते हैं और ये मान के चलते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, चाहे देश के ऊपर हो, चाहे व्यक्तिगत किसी नागरिक के ऊपर हो, तो उस समय हमें अपनी उन मजबूत स्थितियों को, जो कि हमें एक मजबूती देती है, अपने स्वाभिमान को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपनी सोच को विकृत दिशा में नहीं ले जाकर थोड़ा सा शांतिपूर्वक, पेशेंसली उसको हैंडल करना चाहिए। मैं इस कोरोना काल की और इस सब स्थितियों की बात बताऊंगा कि पिछले 1 साल से हम लोग इससे जूझ रहे हैं, करीब 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। 2020 का जो परीक्षाएं हुई, बीच में स्थगित करनी पड़ी, फिर जुलाई में हुई और फिर इस तरह से जुलाई में हम लोगों ने जून जुलाई में जो जुलाई में रिजल्ट दिया। अभी फिर दोबारा परीक्षाएं निर्धारित हो गई, जो मार्च फरवरी में होनी थी वो फिर मई में चली गई और मई में अभी हमारे पास अभी भी एक डर है, अभी भी एक ऐसा समय जो आ रहा है कि जो दूसरी लहर करके जो शब्द आपने उपयोग किया है, तो स्वाभाविक बात है कि अभी बहुत डर है और इस बात की चिंता भी है कि कैसे हम इससे निजात पाएंगे और कैसे हम बच्चों को बहुत ही सुरक्षित और सुरक्षित रूप से परीक्षाओं में उनको बैठा पाएंगे, किस तरह से उनके हम परीक्षाएं करा पाएंगे पूरी, किस तरह से हम उनके इस इवेल्युएशन को और किस तरह से हम उनके सामने जो उनकी मेहनत है उसका रिजल्ट किस तरह से दे पाएंगे। उस पर जरूर सीबीएसई एज ए होल नेशनल लेवल पे भी विचार कर रहा है और सरकार भी विचार कर रही है। पर जहाँ तक मैं अपनी बात आपके बीच में, आपके इस स्टूडियो में रखना चाहूँगा, तो मेरा मानना यह है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ज़्यादा दूर नहीं जाएं कि 100 साल पहले की बात अगर करते हैं, 1918 का जो पेंडेमिक की बात करते हैं, स्पेनिश फ्लू की, तो उस समय जो स्थितियाँ रही तो पूरे विश्व भर में लगभग 12 करोड़ लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और हिंदुस्तान से ही 2 करोड़ लोग इस दुनिया से चले गए, हिंदुस्तान से चले गए थे। हमने तब भी उस समय को भी देखा और उस समय की स्थितियों को भी, अगर जब ये कोविड की बात आई तो उस समय की स्थितियों को जो है, चूंकि हम तो उस समय का कोई अभी है नहीं, 100 साल पहली बात है, 102 साल पहली बात है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमें सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया या आप लोगों के जो भी माध्यम से हमें और फिर हिस्ट्री को देखा, तो उस समय लगा कि जो उस समय का दौर कठिन दौर था और आज की हम स्थिति देखते हैं कि सब तरह से परिपूर्ण है पूरा संसार। और हिंदुस्तान तो बहुत पीछे है, परंतु हम अमेरिका और इटली और जापान और चाइना की बात करते हैं, तो उस समय की स्थितियों को और आज की स्थितियों को और वर्तमान हिंदुस्तान की स्थिति को अगर हम देखते हैं कि कैसे एक बड़ी महाशक्ति जो अपने आप को किसी भी देश को धमकाने में, किसी भी देश को डराने में, किसी भी देश को अपने आगे नतमस्तक करने के लिए कुछ भी कर जाती थी, वो एक अदृश्य, उस सूक्ष्म अदृश्य व्यवस्था से जो है कैसे डर के जो है छुप गई और किस तरह से उनको इस हाईली टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड और पूरा मेडिकली और साइंटिफिकली और सब कुछ संपन्न देशों को भी अपनी उस व्यवस्था में चरमराती हुई स्थिति को देखते हुए विचलित होना पड़ा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि जो ईश्वर ने ये सबसे श्रेष्ठ जन्म एक इंसान के तौर पर इस धरती पर दिया है, उसको साकार करने के लिए हमें किस तरह का अपनी मनोदशा को विकसित करना है, किस तरह से हमें अपने काम को दैनिक आधार पर और किस तरह से हमें पूरे इस जीवन में बेहतर नजरिए को लेके जीवन का दर्शन देखते हुए और जीवन में एक इंसानियत के तकाजे को मजबूत करना है, उस बात के लिए अगर हम सोचते हैं और उस बात के लिए अगर हम समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर कुछ थोड़ा बहुत चिंतन मंथन हम इस पे करेंगे तो हमें हल मिलते नजर आएंगे। अभी की जो स्थितियां हैं, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने अपने, किसी ने परिवार के सदस्य खो दिए, किसी ने अपने साथी खो दिए, किसी ने किसी देश ने अपने किसी एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक को खो दिया, परंतु इस सब के बावजूद हमें विचलित नहीं होना। जी, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है रणवीर सिंह जी, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, आप बता रहे हैं सीबीएसई इस वक्त जो है कोरोना काल के दौर में किस तरीके से कार्य कर रही है। एक बेहद खास बात और एक उत्तराखंड के लिए ये कहेंगे सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में जन्मे रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं इस वक्त जो हैं शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में जो उम्मीदें उत्तराखंड उनसे कर रहा है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से, उसे देखकर आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के लिए जो योजनाएं बन रही हैं इस वक्त, उससे जो है उत्तराखंड में जो है एक बेहतर शिक्षा का माहौल छात्रों को दिया जा सकेगा? और आप क्या समझते हैं कि क्या सुधार इस वक्त जो है उत्तराखंड में होने चाहिए? सबसे बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को मेरे ख्याल से ये दूसरा या तीसरा मौका संभवतः है जब हम
अगर गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करें या नारायण दत्त तिवारी जी की बात करें, तो ये शायद संभवतः हमारे पास बहुत बड़े सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस टाइम हमारे उत्तराखंड से ही, जो कि उत्तराखंड में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इस देवभूमि के हर उस गांव को, हर उस कस्बे को, हर उस नागरिक को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि वो मंत्री रहे बहुत समय, कई उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर रहे, फिर यहाँ पे एमएलए रहे बहुत लंबे समय, फिर खुद शिक्षक रहे जी। पहले बहुत छोटे स्तर से उन्होंने अपना कैरियर जो शुरू किया शिक्षक से लेके, और भारत के शिक्षा मंत्री तक का जो सफर है उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, इस देवभूमि के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात कि वो आज हमारे देश के शिक्षा मंत्री है। और मैं और आपके साथ इस बात को ऐड करूंगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, माननीय मंत्री जी ने करीब 75 किताबें लिखी हैं जी, और उन सब किताबों को अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंटेंट उसका देखते हैं तो उन 75 बुक्स में जो माननीय मंत्री जी ने अपने सारे व्यस्ततम समय के बावजूद भी इस लेखनी का सुंदर वर्णन उन किताबों के द्वारा समाज के लिए दिया है, तो उससे भी अगर हम लेते हैं तो उनकी जो चिंतन है, उनका जो एक सोच है और जो उनकी एक उत्तराखंड के प्रति एक लगाव पूर्ण दृष्टि है और प्रेम है, वो उससे मिल जाता है हमें। और आप अभी भी देख रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर जो 2020 की हमारे पास आई है, जो कि हम 1948 की बात करें और 68 की बात करें और फिर 1986 की बात करें और फिर थोड़ा सा स्लाइटली जो 1992 में चेंजेस आया, और फिर जो 2020 की शिक्षा नीति है उसको सर के कार्यकाल में ही जो है जनमानस के सामने आई है और सरकार ने उसको लॉन्च किया है। उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है और सर चाहते हैं कि देश का हर नागरिक उस शिक्षा नीति से रूबरू हो। उसके लिए उत्तराखंड सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। आज भी एक मीटिंग थी सरकार में, माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड राज्य जो है उस मीटिंग में चेयर कर रहे थे, तो सभी अधिकारी लोग और प्रिंसिपल्स और एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया गया था कि उत्तराखंड में भी कैसे ये शिक्षा नीति लागू हो और कैसे हम यहाँ की व्यवस्था को ठीक करें। तो इस शिक्षा नीति में भी जब, चूंकि आपने जिक्र किया है माननीय मंत्री जी का, तो माननीय मंत्री जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि शायद ये सौभाग्य उत्तराखंड की देवभूमि का है कि वो शिक्षा मंत्री हैं और देश को दिशा देने के साथ साथ मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध भी है जी कि उत्तराखंड में हर ब्लॉक में एटलीस्ट एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाया जाए, हर ब्लॉक में एक आवासीय विद्यालय खुलवाया जाए। अभी अटल उत्कृष्ट विद्यालय उत्तराखंड सरकार की पहल पर हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग उनके स्कूल्स हैं इंटर कॉलेज को, उसी को कन्वर्ट करके और फिर सीबीएसई के पास लाया जा रहा है। चूँकि हम पूरे राज्य की अगर बात करते हैं 13 जनपदों की, तो जो कस्बों में या शहरों में जो लोग रहते हैं, हम उनको छोड़ के जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, मैं पूरे जनपदों में ऑन एन एवरेज 5000 से ज़्यादा बच्चों की संख्या नहीं मानता जी, जो मेरा अपना आकलन है, क्योंकि 5 साल से मैंने पूरा दारचूला से लेके उत्तरकाशी से लेकर और हरिद्वार तक और उधम सिंह नगर पूरे जनपदों को छाना है, चमोली वगैरह सब जगह। तो 5000 बच्चों के लिए हमारे पास अगर 2 केंद्रीय विद्यालय, मिनिमम 2 या 3 केंद्रीय विद्यालय एक ब्लॉक में हो जाएं, 2-3 आवासीय विद्यालय हो जाएं, एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ऑलरेडी हर जनपद में है, जवाहर नवोदय विद्यालय ऑलरेडी हर जनपद में है, तो अगर ये संख्या क्षेत्र के हिसाब से हर ब्लॉक में बढ़ा दी जाए और तहसील लेवल पे भी ले लिया जाए आकलन, तो हमारे राज्य को बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरी बात ये होगी कि माननीय मंत्री जी के, श्री निशंक जी के कार्यकाल में, डॉक्टर निशंक जी के कार्यकाल में जो उत्तराखंड को शिक्षा की जो समृद्धि मिलेगी जी, और जो उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी जो विकास की बात मिलेगी, उससे संभव है ये इतिहास में दर्ज होगा कि निशंक जी के कार्यकाल में उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा बहुत मजबूत हुई। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस मकान की, जिस व्यवस्था की नींव मजबूत होगी, वो मकान ना तो जल्दी से कहीं हिलेगा, ना वो व्यवस्था डगमगाएगी, और हमारी बच्चों की, हमारे जनरेशन के लिए सबसे बड़ी मजबूत नींव है विद्यालयी शिक्षा, और उससे पलायन रुकेगा। जब हमारे विद्यालय वहाँ पे आवासीय होंगे और हर ब्लॉक लेवल पे होंगे, तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनके बच्चे अभी कोई, जैसे पौड़ी जनपद इतना बड़ा है और तमाम ब्लॉकों से रह के, कोई कोटद्वार में रह रहा है, कोई लेंसडाउन में रह रहा है, कोई कीर्ति नगर में रह रहा है, तो वो जब वहाँ पे आते हैं और अगर उनको वही व्यवस्था गाँव में मिलती है, तो वो गाँव में जाके रहेंगे। और फिर हमारा उत्तराखंड चूँकि हर एक के साथ सामाजिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है, हम हर एक के साथ जुड़े हुए लोग हैं,
तो अपनी किसी जीविकोपार्जन के लिए, जब उनको पता है हमारा बच्चा एक राजकीय विद्यालय में पढ़ रहा है और आवासीय व्यवस्था में पढ़ रहा है और अच्छे स्कूल में उसको शिक्षा व्यवस्था में शामिल है वो, तो उनको अपनी जीविकोपार्जन के लिए अपनी उस धरा से, अपनी उस खेती बाड़ी से जुड़ना पड़ेगा। कोई दूध का काम करेगा, कोई खेती बाड़ी का काम करेगा, कोई सब्जी का काम करेगा, तो उसकी अपनी लाज और अपनी उस लज्जाई के लिए, जो अपनी स्थानीय स्तर पे मैं लोकल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके लिए उसको जो है जब अपने गांव वापस चलने की बात पे वो रीत पे आएगा, तो अपने लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी, पलायन रुकेगा। दूसरी बात, क्लास 12 तक जो बच्चा अभी कस्बे में जाके रह रहा है, माँ के पास रह रहा है, किसी चाचा के पास रह रहा है, वो बच्चा अपने माँ बाप के पास रहेगा और अपने माँ बाप के पास रहकर उनके उस संस्कार की और उस संस्कृति और उस सभ्यता की जो चेतना है उसको भी ग्रहण करेगा। उत्तराखंड देवभूमि से उसका लगाव बढ़ेगा, क्योंकि अपनी धाती माटी से वो पढ़ के निकल रहा है क्लास 12 तक। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लाभ होगा। तो मेरी आपके इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम के तहत मेरी अपील भी है माननीय मंत्री जी से भी कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में जरूर अलग से ध्यान दें। पूरे देश भर में क्या है वो तो आप जानते हैं, चूँकि आप राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री जी देख रहे हैं और आप पूरे राष्ट्र को देख रहे हैं, सारे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे मेडिकल एजुकेशन, सब कुछ देख रहे हैं। परंतु मैं उत्तराखंड की जहाँ तक बात करूँगा, उत्तराखंड के लिए विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि इस पहाड़ी राज्य में बहुत सारी विपत्तियाँ हमारे ऊपर आती रही हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं, यहाँ पर संसाधनों की कमी है, यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर आवागमन के उतने मजबूत साधन नहीं है। इन सब के बावजूद भी अगर विद्यालयी शिक्षा यहाँ पे ठीक हो जाती है तो बहुत सारे हल निकलते चले जाएंगे। और जो व्यक्ति क्लास 12 तक अपने गांव से पढ़ेगा, अपने उस ब्लॉक से पढ़ेगा, वो कभी, चाहे वो 7 समुंदर पार चला जाए, वो अपने उस भूमि को नहीं भूल सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। रणवीर सिंह जी, कोरोना के दौर में ना एक नई तरह की दुनिया हमने देखी है। खासकर बच्चों की अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस का जो है दौर शुरू हुआ। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से अलग सा माहौल, एक अलग परिवेश, क्योंकि घर में हैं और घर में ही वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ऐसे में उन बच्चों के लिए, क्योंकि एक ऐसा दौर है कोरोना संक्रमण का, जो एक तरीके से मानसिक दबाव सबके ऊपर है इस वक्त, साथ साथ बच्चों के ऊपर जो अपनी पढ़ाई का प्रेशर है, ऐसे में आप उन बच्चों को क्या एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से अपनी पढ़ाई की तैयारी करें, परीक्षाओं का जो है मानसिक दबाव ज़्यादा ना लें और किस तरीके से तैयारी करें, इसके बारे में आप कुछ बताइए। क्योंकि इस वक्त जो है छात्र आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आप कई संवाद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? एक्चुअली में अभी पीछे जो साल भर का समय हमने देखा, उसमें मैं यही कहूँगा कि तमाम पुलिस के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मेडिकल लाइन के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सामाजिक व्यवस्था में काम करने वाले NGOs और तमाम और लोग, संस्थाओं ने भी बहुत अच्छा काम किया, और बैंक के लोगों ने भी अपने बैंक पर। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपके इस चैनल के माध्यम से टीचर्स को देना चाहूँगा। वो टीचर्स जिन्होंने कभी उस टेक्नोलॉजी के तहत अपने को नहीं जोड़ा, वो टीचर सबसे पहले अपने आप को ट्रेंड किया उसने, फिर वो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस बच्चे तक जुड़ा जो कि गांव के बहुत दूरस्थ इलाके में रह रहा था। भले ही उसके पास सिग्नल नहीं पहुंच पाता, तो फिर भी किसी व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी तरह से उन्होंने उनको मटेरियल पहुंचाया और उनको इस कठिन से कठिन दौर में भी अपनी शिक्षा व्यवस्था से, अपने कोर्स से जोड़े रखा। और ये जिस मोबाइल को, जिस टेक्नोलॉजी से हम बच्चों को थोड़ा सा दूर करने के लिए कहते थे, मोबाइल को क्लासेस में लाने से मना करते थे, उसी मोबाइल से सारा मिला हमें। तो चूंकि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था हम तब लेते हैं जब हमें कोई और सहारा नहीं दिखाई देता, तो हम विकल्प को तलाशते हैं। तो विकल्प से हम उतना समय अपना आगे बढ़ाने के लिए जागरूक रखते हैं कि हम घर पे बैठे ना रहें। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस विकल्प के तौर पर बहुत सारे प्रश्न आए कि ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती। ऑनलाइन परीक्षाएं हो जानी चाहिए, परंतु मैं ये मान के चलता हूं कि ऑनलाइन परीक्षाओं में मैं बहुत सारे स्कूलों से जुड़ा भी हूं, जो हाफ ईयरली एग्जाम ऑनलाइन व्यवस्था में हुआ, उसके मार्क्स वैसे थे बच्चे के, और जब वो फिर ऑफलाइन व्यवस्था में एनुअल एग्जाम में क्लास 9th में और 11th में अपियर हुआ, तो उसके मार्क्स एकदम से नीचे आ गए, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ गई, चूँकि हम अनएथिकल चीज़ों को बढ़ावा देते हैं।
मैं भी अगर पेरेंट की तौर पे काम कर रहा हूँ तो मैं भी अपने बच्चों के साथ जुड़ के वो, चूंकि हमने सारा कुछ डाल दिया है आउटर वर्ल्ड पे। जी। हमारे बच्चे ने क्या किया, हमारे बच्चे ने इतना बढ़िया किया, हम सबसे पहले समाज को दिखाएंगे। हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो जब तक वो यात्रा भी पूरी नहीं होती तो उसके फोटो वगैरह सब व्हाट्सएप पे अपलोड कर देते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। घर में कोई पूजा भी कर रहा है, पहले जमाने में क्या था कि पूजा वगैरह कोई अच्छा काम घर में होता था तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था। आज हम उसको सबसे पहले उसको व्हाट्सएप पे भेजते हैं दुनिया के लिए और फेसबुक पे अपलोड करते हैं। जब इन चीज़ों को हम लेके चलते हैं, जब इन सब चीज़ों से हम जुड़ते हैं, तो इसीलिए हमारे को फिर जब कोई और चीज़ें नहीं दिखाई देती और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी भी परफॉर्म ठीक से नहीं कर पा रहा, तो हम उसको अनएथिकल चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। अब जब वो हमारे सामने हमें उस अनएथिकल कामों में या कोई थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोई बच्चा ठीक से उतर नहीं दे पा रहा है, परंतु उसको हमने थोड़ा सा उसको बढ़ावा दे दिया कि बेटा इधर देख ले, उधर देख ले, वहाँ कौन देख रहा है ऑनलाइन में, तो उससे उसका सहारा लिया, तो उसको एक साहस बना, उसकी हिम्मत खुलती है कि हाँ मेरे माँ बाप भी तो मेरे साथ शामिल है इसमें। तो मेरा केवल ये कहना है कि इस कोविड के ईयर का जो ठप्पा है वो बच्चों पे ना लगने दिया जाए। मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध है, ना तो बच्चों को प्रेशराइज करिए, बिल्कुल बच्चों को स्मूथली केवल एक आप बस इतना सहयोग कर दीजिए कि एक आचरण वो अच्छा बना के रखे, एक अच्छा इंसान बना रहे, अच्छी बेटी अच्छा बेटा बना रहे, और एक उसके मन में एक जरूर बात आए कि आज के दिन इस दिन उसने कौन सा नेक काम करने की प्रवृत्ति अपनी विकसित करी है, वो आप करा दी। पढ़ने लिखने के लिए और पढ़ाने के लिए तो उसके पास इतनी, आज के बच्चे के पास हमसे जो जिस जमाने में हम पढ़ा करते थे हमसे कई हजार गुना आगे जाने की क्षमता है और आगे बढ़ने की क्षमता है और लग भी है, और वो उसके पास योग्यता भी है उस हिसाब से। परंतु हम क्या करते हैं कि उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अब जो हम नहीं कर पाए उसको जबरदस्ती थोपते हैं। कोई मेडिकल में जाना चाहता है तो उसको बोलेंगे तुझे IITN बनना है, जो कहीं म्यूजिक में जाना चाहता है, म्यूजिक लाइन में या कहीं और इंडस्ट्री में जाना चाहता है उसको बोलते हैं नहीं तुझे डॉक्टर बनना है। तो ऐसे जबरदस्ती थोपेंगे तो उससे क्या होगा, वो बच्चा हताश हो जाएगा, उसमें उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। जब उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी तो हम उसी बच्चे की, अपने ही संतान की 10 जगह बुराई करते हैं। आज हम तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा बढ़िया है, और फिर अगले बार जो है बुराई करते हैं। अभी देखिए 4 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी पूरे विश्व भर में किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के प्रमुख राष्ट्रपति कोई भी पूरे देश की जनरेशन से कभी संवाद नहीं करते। चूंकि इस बार वर्चुअल पहला एडिशन रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो कोशिश ये थी कि दिल्ली में ये फिजिकल प्रेजेंस में हो, परंतु वो नहीं हो पाया कोविड की वजह से, तो वर्चुअल करना पड़ा। अभी 3 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे बच्चों को संबोधित किया। ये चौथा एडिशन जो रहा, अगर हम उसको बहुत गहराई से देखते हैं तो किस देश के प्रधानमंत्री को इस बात की सोच है कि मैं अपने देश की उस जनरेशन को जो कल देश के चलाने वाले बनेंगे उनके लिए कुछ समय दूं। पूरा 1 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों के लिए देते हैं, करोड़ों बच्चों के लिए देते हैं। तो ऐसे देश में जब उनको अभी इन बच्चों से इतनी उम्मीदें हैं तो माँ बाप को तो स्वतः ही उसमें भागीदार होना चाहिए, स्वतः ही अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या आप ये सब पेरेंट्स ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे को, जो आज अगर हम ऑनलाइन व्यवस्था में ये एग्ज़ाम करवा दें और कोई ऐसी व्यवस्था में या असेसमेंट स्कीम लागू कर दी जाए कि सब पास कर दीजिए, तो 5 साल बाद जब वो किसी इंटरव्यू में जाएगा या किसी सिविल सर्विस के इंटरव्यू में, तो उस समय जो इंटरव्यू बोर्ड होगा वो देखेगा कि अरे ये तो कोविड के टाइम के बच्चे हैं, तो क्या कोविड का ठप्पा लगा के भेजेंगे उनको? तो मेरी आपके माध्यम से अपील है सबसे कि बिल्कुल अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें, सहयोग करें। और आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई अभी के परीक्षाओं में जो प्री बोर्ड भी हुए हैं उसमें जो कमियां हैं, उसको जो आई है आपके पास, उसको सुधारने के लिए सहयोग करें। अभी पूरा 4 मई से जो एग्जाम है, अभी पूरा आपके पास 25 दिन है, अभी भी बहुत कुछ समय हमारे पास है, और कोई ऐसी आफत नहीं है कि बच्चे पे सब परिवार को हावी होना है। उसको बड़े बढ़िया से पॉजिटिविटी के तहत लेके आइए, और मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस आप चाहते हैं उसी परफॉर्मेंस पे वो खरा उतरेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर हम बच्चों को सहयोग करते हैं, अगर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बस हमने सकारात्मक दिशा देते हुए, उसको मोटिवेट करते हुए, उसकी उस रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए उस फ्यूल का सही उपयोग कराना है। तो मैं मानता हूँ कि कोविड के इस दौर में भी हम अगर हार नहीं मानते हैं,
अगर हम परेशानी नहीं मानते हैं और चिंता मुक्त रहकर थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखते हैं तो निश्चित है हमारे बच्चे, यही बच्चे जिनको हम अभी ये सोचते हैं कि कैसा रिजल्ट लाएगा, वही बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और CBSE की तरफ से जहाँ तक मैं मानता हूँ, हमारे सेंट्रल जो मुख्यालय है दिल्ली में 16 रीजन है पूरे भारत में, हर रीजनल ऑफिसर को ये पूरी गाइडलाइन दी गई है हेडक्वार्टर के द्वारा और मंत्रालय के द्वारा हेडक्वार्टर को कि एक एक बच्चे के मामले में हम संवेदनशील रहें और हमारे सारे परीक्षा केंद्रों पे, सारे विद्यालयों में पूरी तरह से समस्त इंतजाम बढ़िया से किए हुए हैं। पूरा कोविड के नियमों का पालन होगा, पूरी तरह से बच्चों को सुरक्षित वातावरण में थ्योरी एग्जाम की तैयारियों के लिए थ्योरी एग्जाम की तैयारियां की जा चुकी है और थ्योरी एग्जाम में बैठने के लिए उनको मजबूत किया जाएगा। दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हमारी अभी चल रही हैं, अब मेरे खुद देहरादून रीजन में 80% परीक्षाएं पूरी हो चुकी है जी। जिन बच्चों को किसी कारणवश वो परीक्षाएं नहीं दे पाए प्रैक्टिकल की, वो अभी भी उनके पास समय है। अपने प्रिंसिपल के माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से हमें प्रपोजल भिजवाएं, हमें सूचना भिजवाएं, हम उसको फिर अगेन टाइम देंगे। 11 जून तक कभी भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं हम उसकी पूरी करा देंगे। किसी भी बच्चे का प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, वो कहीं छूटेगा नहीं। और CBSE तो इतना चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड है, CBSE ने पिछले साल भी ये व्यवस्था करी थी कंपार्टमेंट एग्जाम में कि जो जहाँ पे है वही हमारे किसी भी परीक्षा केंद्र पे परीक्षाएं देगा। इस बार भी मेन परीक्षाओं में ये व्यवस्था की गई है। तो मैं आपके द्वारा जनमानस के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उत्तराखंड, इस देहरादून रीजन में, उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी में मेरे पास कम से कम जो है 250 बच्चे बाहर से यहाँ जो आ चुके हैं, वो यहीं हमारे राज्य में, हमारे परिक्षेत्र में परीक्षाएं देंगे। और जो यहाँ से बाहर के रहने वाले बच्चे हैं, जो बहुत सारे, चूंकि उत्तराखंड में बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल्स है, वो बच्चे जो कोई बाहर विदेशों में भी रह रहे हैं, वो वहीं पर परीक्षाएं देंगे। उसकी ऑप्शन लिए जा चुके हैं। 31 तारीख तक, पिछले 31 मार्च तक उसकी लास्ट डेट थी और उसको सारा हमने तैयारी करके सब काम उस पर हो चुका है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चित रहें सब लोग। उसमें भी अगर किसी की प्रैक्टिकल कोई छूट गया हो, प्रयोगात्मक परीक्षाएं कोई छूटी हो या कोई प्रोजेक्ट की परीक्षा छूटी हो, क्लास 10th और 12th, उनके लिए भी अभी भी समय है। जब एग्जाम होंगे उस समय अपने सेंटर सुपरिटेंडेंट को वहां पर अवगत करा दे। हमने उनको भी डायरेक्शंस भेजी हुई कि बच्चों से पूछें कि जो लोग बाहर के रीजन के हमारे पास आ रहे हैं, उन्होंने क्या कोई परीक्षा तो नहीं छूटी, उनकी कोई प्रोजेक्ट का एग्जाम तो नहीं छूटा या कोई प्रैक्टिकल तो नहीं छूटा, तो वो हम कराएंगे जी। तो इसलिए पूरे केयर किया जा रहा है और ये हम एश्योरेंस देते हैं पूरे जनमानस को भी, पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी, बच्चों को भी, बिल्कुल निश्चित होकर परीक्षाएं दें, सुखद एहसास में दें, अपने को चिंता मुक्त रखें। एक एक चीज का केयर किया जाएगा। आप बच्चों के एक एक शब्द का, एक एक कॉपी का केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। रणवीर सिंह जी, एक महत्वपूर्ण संदेश आपने बच्चों के लिए दिया कि किस तरीके से परीक्षाओं में तैयारी करें। एक आपकी शख्सियत का अगर जिक्र करते हैं तो एक खास बात ये निकल कर आती है कि आप उत्तराखंड में जन्मे हैं। जौनसार चक्राता क्षेत्र के कोरवा में आपका जन्म हुआ, वहीं से आपने अपनी विद्यालयी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद जो आप एक प्रतिष्ठित जो है एक अलग मुकाम आपने पाया है। जो सपना आपने देखा वो सपना पूरा होते हुए आपने देखा है। ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर मन से कोई किसी कार्य को करने की ठान ली जाए तो वो लक्ष्य हासिल होता ही है। आपने किस तरीके से अपने सफ़र को शुरुआत की है और जो है आज जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, उस मुकाम पर पहुँचने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। कहते हैं कि जब भी कोई मंजिल या सपना पूरा होता है तो आदमी एक अलग ही जो है वातावरण में होता है, एक अलग ही वो एक ऑरा में होता है। लेकिन आपके साथ वो चीज़ नहीं है क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े रहे हैं, उत्तराखंड से आपका विशेष लगाव है। और कहा यह भी जाता है कि आपसे जो भी मिलना आता है आप उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका तुरंत निवारण भी करते हैं। यहाँ तक कि आपने जो है अपने पुरखों की ज़मीन जो है कि स्कूल की शिक्षा के लिए दान भी दी है। ऐसे में आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे और ऐसे में उन छात्रों के लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक सपना लेकर अपने घर से निकलते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं पूर्णतः गांव का रहने वाला हूं जी। आज भी मैं अपने परिवार से गांव की उस ज़मीन से जुड़ा हूं जी। 6 भाई हम लोग हैं, 3 भाई हम क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट में जी। और गांव मेरा जो है ऐसा है कि मैं क्लास 8 तक गांव में पढ़ा हूं। फिर एक पास में ही टाउन है, वहाँ पे इंटरमीडिएट पास किया जी। उसके बाद देहरादून DAV कॉलेज में पढ़ाई के लिए आए। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले गए ग्रेजुएशन में।
फिर ग्रेजुएशन करने के बाद स्टेट बैंक में सर्विस करी 5.5 साल 6 साल। फिर उसके बाद स्टेट बैंक छोड़ के फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक डिपार्टमेंट है CCRS, जिसको आयुष बोलते हैं, अब तो आयुष मंत्रालय हो गया, वो पहले बहुत छोटा सा एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसमें गया। उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ SSI का डिपार्टमेंट है सीडो में एक ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है फुटवियर का, उसमें गया। फिर उसके बाद CBSE में आया। तो CBSE में जब आया तो मुझे चूँकि मैं ऐसे सिस्टम से पढ़ के आया हूँ जी, जिसमें कि CBSE का तो पता ही नहीं था। जी। दूसरी बात है कि एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली, जी। जो आज जो है 3 साल का बच्चा सब कुछ बता देगा। हमें तो वो एप्पल सिखाया गया जो है क्लास 6 में। जी। मेरा उस सारे चीज़ों के साथ साथ ये भी कहना है कि हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि पढ़ किस लिए रहे हो, पढ़ के करोगे क्या। तो आज जो स्कूल गए थे तो आज क्या पढ़ा, कल की क्या तैयारी है, कोई बताने वाला नहीं। केवल और केवल ये रहता था कि सैटरडे संडे या संडे कब है, तो खेत में अदरक का काम है, खेत में फलाना काम है, तो इस सब के लिए परिवार के साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। परंतु मैं मान सकता हूं कि ये देवभूमि की असीम चेतना है। आप देखिए, अगर पूरे उत्तराखंड को हम देखते हैं, जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर बड़े बड़े जगहों पे जो लोग काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड के लोगों को खासकर अच्छे जगहों पर लगाया जाता है। अगर PMO की भी बात करें तो बहुत सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष कार्यों में, चाहे वो CDS की बात करें, चाहे वो हम डोवल साहब की बात करें, या और रॉ की बात करें, किसी भी मतलब जो मुख्य जो बिंदु है उस इर्द गिर्द उत्तराखंड के घूमता है। तो उत्तराखंड के बारे में सबको ये सोच, और खुद प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में रहे बहुत लंबे समय, स्वामी विवेकानंद जी उत्तराखंड में रहे, और ये देवभूमि तो ऋग्वेद में भी मनीषियों और देवताओं की भूमि से अलंकृत है, और ये हिमालयी परिक्षेत्र जो है इतना सुंदर है। इस भूमि में एक यश है जी, जो भूमि से जुड़ा रहेगा, और जो अपनी मातृ शक्ति का आदर करेगा, पितृशक्ति का आदर करेगा, और इस भूमि का आदर करेगा, उसको ये भूमि जरूर कहीं ना कहीं बैठाएगी। ऐसी जगह उससे हिंदी अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं है। और मैं आज की तारीख में ये भी कहूँगा, सारे टीचर्स को भी आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश दूंगा, एप्पल आप जरूर सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, और जेड जेब्रा तक भी ले जाइए, पर उसको ऐसी सीख मत दीजिए, ऐसा मत बनाइए कि वो एप्पल से शुरुआत करके जेड जेब्रा पे जाए और उस जेब्रा क्रॉसिंग में ही झूलता रहे। लोक विद्या, लोक भाषा, लोक संस्कृति, हमारे संस्कार, अगर हम उसको छोड़ते चले जाएंगे तो कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमें समझाने नहीं आएगा। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी है जी, कि हमें अपने आज NEP में क्यों लाना पड़ा लोक भाषा को, क्यों लोक विद्या को लाना पड़ा, क्यों हमें लोक भाषा को लाना पड़ा, और क्यों हम बाकी चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि NEP जो आई है और फिर NEP के द्वारा जो है हम इसको लागू करने की बात। आप देखिए हिंदुस्तान का इतिहास, और देखिए फिर हमारे जो तमाम लोग जिनके नाम आज कहीं नहीं है, कहाँ, उन्होंने तो एक बड़े बड़े काम किए, परंतु आज हमारे हिस्ट्री में नहीं है, आज हमारे सिस्टम में नहीं है। हम जानकारी नहीं रखते, हम थोड़ी बहुत जानकारियाँ वैसे ही बटोरते हैं। किसी माँ बाप ने अगर ट्रांसफर कर दी नॉलेज तो ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं है। यही नहीं पता लोगों को कि भगवान कृष्ण कौन से युग में थे, भगवान राम कौन से युग में थे, या अगर संत रविदास जी 142 साल की उम्र जिए हैं तो कैसे जिए हैं, क्या कमाल था ऐसा जो 142 साल तक उम्र जिए उन्होंने। तो ये सब चीज़ों की बात करें, और विवेकानंद जी उत्तराखंड में अल्मोड़ा में रहे, वर्तमान प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में लंबा वास रहा, और उत्तराखंड में बहुत प्रेम भी है उनको, और श्री केदारनाथ जी से तो बहुत उनका आशीष भी उनको मिलता है, और वही शक्ति उनको देती हैं। तो आप ये देख लीजिए कि उत्तराखंड ऐसी भूमि है, उत्तराखंड और हिमाचल, जो कि हिंदुस्तान एक सबसे पहली, पूरे विश्व में हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन भूमि है जी, जहाँ पे हर तबका, हर समुदाय, हर उस जाति, ऊंच नीच, अगड़े पिछड़े का व्यक्ति रहता है, और हर तरह का हमारा पूरे राज्यों में एक डिफरेंट कल्चर, बोली, भाषा, सब कुछ, और फिर भी हम एक मत से रहते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे मजबूत है पूरे विश्व का। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की भूमि में सबसे बेहतरीन भूमि जो हिमालयी परिक्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल, जिसको कि देवभूमि के नाम से ही बोलते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसी की चेतना है। मुझे अपना जो मार्ग ये प्रशस्त करने को मिला जी, और अभी की तारीख में मैं CBSE का जो रीज़न ये देख रहा हूँ, मैं हर एक प्रिंसिपल को जानता हूँ, हर सीनियर टीचर को जानता हूँ,
मुझे किसी भी विद्यालय में बात करने में कोई हिचक नहीं होती, किसी भी विद्यालय में जाने से कोई हिचक नहीं होती। मुझे कोई पेरेंट भी टेलीफोन करता है, मैं उसकी कॉल अटेंड करता हूँ, अननोन नंबर हो चाहे नोन नंबर हो, मेरे मोबाइल पे आ रहा है, लैंडलाइन पे आ रहा है, मुझे वो गुस्से में भी बात कर रहा है, मैं उससे गुस्से में बात नहीं करता हूँ। इवन तो आपके लोग भी कुछ आते होंगे और आप लोगों से भी सुनते होंगे, मैं कोशिश करता हूं कि मुझे इस सबसे श्रेष्ठ काम में भगवान ने मुझे लगाया है, तो मैं उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए इस बात का संकल्प लेके आज सुबह कुर्सी पे 9 बजे बैठने की कोशिश करता हूं और शाम को 7:30-8 बजे निकलने की ऑफिस से कोशिश करता हूं। तो उसमें ये देखता हूं कि मुझसे आज कौन सा नेक काम हो पाया। यही मेरा संदेश आपके माध्यम से भी देने का है। और हम सबको ये देखना चाहिए कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के लिए। जो ये आने वाला समाज है जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि कभी बड़े का कोई आदर नहीं, कोई किसी को कोई समझता नहीं। आज हम पैसे के उस नशे में अपने सारे उस व्यवस्था को बना रहे हैं, एरोगेंस विकसित कर रहे हैं, अपने आप को कुछ समझ इस बात को अपने आप को ही, अपने स्वाभिमान को ही सर्वोच्च रखते हैं। और दूसरे का कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई उसका ड्रेसअप ठीक नहीं है, उसका बोलचाल ठीक नहीं है और 2-4 शब्द अंग्रेजी में नहीं बोल रहा है, तो उसको हम ये सोचते हैं ये तो बेकार है, या उसकी वेशभूषा ठीक नहीं है, भले ही वो विद्वान है, तो हम उस सामने वाली जो उस आउटर वर्ल्ड वाली स्थिति है उसको हिसाब से जब आंकते हैं तो वो गलत है। तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम जिस काम के लिए लगे हुए उसमें हम अच्छा कंट्रीब्यूट करें। हमने क्या कर दिया, आज हमने डेजिग्नेट कर दिया समाज में हर व्यक्ति का स्टेटस। जो श्रम का काम करता है उसको लेबर के नाम से डेजिग्नेट कर दिया। जो हॉस्पिटल में काम करता है, कोई हेल्प करती है कोई महिला, उसको नर्स के नाम से डेजिग्नेट कर दिया। उसका डेजिग्नेशन ठीक है, वो काम करने का है, परंतु हमने उसको ऐसा डेजिग्नेट कर दिया कि उसके अलावा वो सोचता ही नहीं है। एक IAS है, एक PCS, हमने उसके अलावा कुछ और उसको सिखाया नहीं कि भाई तुम्हें इसके अलावा इंसानियत भी तो देखनी है, उसके रक्षक भी तो हो। हम इंसानियत की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना। तो यही मेरा एक संदेश है कि हम सब अपने इस काम को बहुत मजबूती से करें। मेरे पास अभी मेरे मोबाइल में करीब 8,500 कॉन्टैक्ट नंबर है और उसके अलावा भी मुझे कोई व्हाट्सएप करता है, कोई मैसेज करता है, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। इवन दो मैंने अपने फादर की मेमोरी में एक सोसाइटी बनवाई जिसमें मेरे ब्रदर और कुछ जान पहचान के लोग उसमें इन्वॉल्व है। मैं अपने गांव से ही शुरू किया, यूज एक लाइब्रेरी वहाँ पे स्थापित करवाई। उसके बाद अभी और इंटर कॉलेज में कहीं फर्नीचर दिलवा रहा हूँ, कहीं कुछ करवा रहा हूँ। तो भैया वगैरह सब मेरे जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो उसमें उसको चला रहे हैं। और मैं उनको बोलता हूँ कि इस लाइन पे काम करिए। 1 नहीं 2 नहीं 4-5 इंटर कॉलेजों में काम कर चुका हूँ और उससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। कुछ तो सोचे आदमी, नहीं कर रहा कोई अपने लिए कर रहा है तो अपने लिए तो सभी करते हैं, अपना पेट तो सभी भरते हैं, परंतु समाज को साथ लेके करने के लिए तब हम मानते चलते हैं। तो उस बात को लेके मेरा यही संदेश है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा से, अगर वो अंग्रेजी नहीं जानता तो अपनी विद्वता ना समझे कि मैं विद्वान, अंग्रेजी वाला विद्वान है और हिंदी वाला विद्वान नहीं है, और इस बात के लिए संकोच ना करे। मुझे चाहे दिल्ली में बोलना हो, चाहे देहरादून में बोलना हो, चाहे 5,000 प्रिंसिपल्स के बीच में बोलना हो, चाहे 200 प्रिंसिपल्स के बीच में बोलना हो, मैं सबसे पहले अपने बात को अपनी मातृभाषा में शुरू करता हूँ। क्योंकि मैं उस सिस्टम से पढ़ के नहीं आया हूं, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में भी बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे, पर मेरी लिमिटेशंस हो जाएगी। कोई भी विचार, अगर कोई भी थॉट प्रोसेस आप देखते हैं, कोई थॉट क्रिएट होता है तो वो पहले अपनी मातृभाषा में, लोक भाषा में क्रिएट होता है। फिर अगर आप उसको अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो उसको फिर आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उस ट्रांसलेशन में और बोलने तक के उस समय की अवधि में उसमें आपसे कुछ चीजें छूट सकती है। जो आप पहले जो थॉट क्रिएट हुए उसमें से कुछ आगे जाते जाते छूट सकता है। तो मैं ऐसा काम करूं ही क्यों, मैं अपनी मातृभाषा में यही बात क्यों ना करूं, जिससे कि मैं जिन व्यक्ति से बात करना चाहता हूं और जिनसे मैं कनेक्ट होना चाहता हूं वो मेरी बात को थोड़ा तो समझें, थोड़ा तो देखें, और उस समझने के बाद अगर पूरे संवाद से अगर उनके मतलब के 4 शब्द भी निकल आए तो मेरी जीत हो गई। तो यही मेरा संदेश है कि किसी भी तरह से व्यक्ति अपने आप को कम ना समझे, अपना स्वाभिमान बनाए रखें, अपने चरित्र को सबसे बेहतर रखें, अपनी तरफ से इस उम्मीद को लेकर चलें कि मेरा वो दिन प्रभु ने शुरू किया है वो मेरा दिन बेहतर हो, और इस दिन के साथ साथ मैं अपना काम तो करूं ही करूं, कुछ लोक कल्याण, लोक हित के काम भी रोजमर्रा के तरह करता रहूं। अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करिए कि बच्चे से पूछिए शाम को कि पढ़ाई लिखाई के बाद तूने और कौन सा जनहित का काम किया, क्या तूने कोई किसी बेसहारा को हाथ पकड़ के रोड
पार कराने में मदद करी? क्या तुमने किसी एक गरीब के बच्चे को कुछ सहारा देने की कोशिश करी, उसको गाइड करने की कोशिश करी? तो ये सब चीज़ें अगर हम सिखाएंगे तो सीखने से आगे बढ़ेगा। आज 1 है, कल 10 होंगे, परसों 100 होंगे, तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सीबीएसई जिस तरीके से कार्य कर रही है और कोरोना काल के मुश्किल दौर में जिस तरीके से आपने बताया कि सीबीएसई हर उस छात्र के साथ खड़ी है जिसे कोई भी परेशानी है परीक्षाओं को लेकर, तो आकर सीबीएसई के पास आकर जो है अपनी परेशानियां रख सकता है और जो है सीबीएसई हर छात्र के साथ इस वक्त खड़ी है। साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे रणवीर सिंह जी आपका जय भारत टीवी के स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रणवीर सिंह जी जिन्होंने बताया कि सीबीएसई किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में जो काम कर रही है और छात्रों के साथ वो खड़ी है। तो हमारी इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना ही। जय भारत टीवी पर खबरों का सिलसिला आपको पता ही है लगातार जारी रहता है और खबरों को जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और खबरों की जानकारी चाहें तो हमारी न्यूज वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाएं, लॉगिन करें और वहां पढ़ें देश दुनिया की तमाम रोचक खबरें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।